सो प्रेजेंट डे लॉ में सबसे बड़ा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन PIO, NRI एंड OCI। ठीक है, सो PIO स्टैंड्स फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, NRI स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड OCI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस डिफरेंशिएशन हैज बीन मेड। सो ये जो डिफरेंशिएशन है ये on the basis of the perks, on the basis of the benefits which have been given to our Indian diaspora, उसके बेसिस पे हमने ये डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, सो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के बेनिफिट जो है वो किसी हद तक NRIs से जो NRIs को जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। OCI के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ उनके जो राइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ PIO, NRI और OCI कैसे पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति PIO है, NRI है या OCI है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पासपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट विच हैज बीन इशूड बाई, मतलब एक कार्ड होता है जो भारत सरकार इन लोगों को इशू करती है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस। सो पहला जो हमारा कैटेगरी है, पहली कैटेगरी दैट इज NRIs। सो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जैसे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशनल पर्पज और अंडर द सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग एन इंडेफिनिट स्टे इज कंसिडर्ड अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो NRI है ना, डिफरेंट लॉज ने NRIs को डिफरेंटली इंटरप्रेट करा है। जैसे आपके पास इनकम टैक्स एक्ट है, सो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 182 है वो बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एक फिक्स टाइम के लिए इंडिया से बाहर रहता है तो उसको हम NRI की कैटेगरी में डालते हैं। सॉरी, सेक्शन 182 नहीं है, शायद सेक्शन 118 है। सेक्शन 182 डेज के बारे में बोला गया है। तो अगर कोई व्यक्ति 182 डेज के लिए इंडिया से बाहर रहता है तो उसको हम NRI की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिमिलरली फेमा ने टाइमलाइन तो नहीं बताई है, मगर उन्होंने डायरेक्टली ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति इंडेफिनिट टाइम के लिए इंडिया से बाहर रहता है तो हम उसको NRI बोल सकते हैं। मगर देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जो फेमा में इंडेफिनिट टाइम जो है ना वो कहीं डिफाइन नहीं गया, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ओके, सो नॉन रेसिडेंट इंडियन वह व्यक्ति है जिसको इंडेफिनिट टाइम के लिए इंडिया से बाहर रहता है, उसको हम NRI की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सर्टेन बेनिफिट्स। सो इनके पास कुछ फाइनेंशियल प्रिविलेजेस हैं, कुछ लीगल प्रिविलेजेस हैं, साथ साथ इनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फाइनेंशियल प्रिविलेजेस के बारे में बात करें तो जैसे कुछ टैक्स रिबेट्स है जो इनको मिलते हैं। इंडियन मार्केट्स में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो इंडियन मार्केट्स में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो जो कैपिटल गेन्स होता है उसमें उनको काफ़ी रिलीफ है। कमिंग ऑन टू द लीगल प्रिविलेजेस जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें उनको प्रिविलेजेस है। सबसे बड़ी चीज जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस के पास है दैट दे कैन एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये बहुत अच्छा प्रिविलेज है इनके पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो वेरी ट्रू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपने गजट में बेनिफिट्स के बारे में बताता रहता है दैट दीज, जैसे सपोज बताऊं आपको, गुजरात के पास एक सिटी है which is specifically meant for NRIs। okay, so NRIs जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो वो वहाँ पे ज़मीन को खरीद सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, दे कैन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। जैसे कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, इंडियन सिक्योरिटीज जो फॉरेन मार्केट में ट्रेड होती हैं, तो ये जो NRIs हैं ये वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रह के वो इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ इंडियन सिक्योरिटीज जो बाहर ट्रेड हो रही हैं, बाहर के मार्केट में ट्रेड हो रही है, वहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। So these are certain privileges. ठीक है, coming on to the third aspect, that is NRIs are also given voting rights. ठीक है, through an amendment to the Representations of Peoples Act 1950। तो इसके बारे में बताता हूँ। क्या था, सेक्शन 20A है। तो पहले जो NRIs थे इनके पास जो वोटिंग राइट्स थे तो, मगर वोटिंग राइट्स ये प्रॉक्सी राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। प्रॉक्सी राइट्स मतलब जैसे मैंने वोट्स को अपने बाई पोस्ट भेज दिया,
इनको क्या करना होता था, इनको इन पर्सन अपने वोट को कास्ट करने के लिए आना होता था। मगर सेक्शन 20A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट होता है, जिसकी वजह से 2016 में अमेंडमेंट होता है, उसकी वजह से अब ये प्रॉक्सी वोटिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनआरआईज। ओके, मूविंग फर्दर, दूसरी कैटेगरी है दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पढ़ते हैं इसको, फॉरेन सिटीजन्स दैट इज एक्सक्लूडिंग नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है, दूसरा पॉइंट दैट इज वंस हेल्ड एन पासपोर्ट और हैज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हु वर बोर्न एंड परमानेंटली लिव्ड इन इंडिया एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or in the territories that later became part of India and who were never citizens of the aforementioned countries or is the spouse of an Indian citizens or a PIO। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसको पहले आप दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करो। लोग जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहता है उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एक्सेट्रा में रहता है, तो उसको हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड नहीं दिया है। हमने किन लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड दिया है? सबसे पहले वो जो कभी मतलब पास्ट में उनके पास कभी इंडियन पासपोर्ट हुआ करता था, उसको हमने ये कैटेगरी में डाला हुआ है। दूसरी कैटेगरी वो जिनके पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे, तो उनको हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनाया हुआ है। ठीक है, तीसरे वो लोग जो जो ये अफॉरमेंशन जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके मेंबर्स, इसके सिटीजन्स नहीं थे। ठीक है, या फिर एक और ऐसी कैटेगरी है जैसे कोई व्यक्ति किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का स्पाउस है, तो उसको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनाया गया। ठीक है, सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ा बेनिफिट जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को है वो ये है कि जब भी इंडिया को विजिट करना चाहते हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर अ वीजा फॉर 15 ईयर्स। अगर एक बार आपको वीजा मिल गया है तो अगले 15 साल के लिए आपको वीजा अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। इसके साथ साथ कभी भी वो इमिग्रेट करना चाहते हैं, इमिग्रेशन काउंटर उनके लिए एक्सक्लूसिव है और देयर इज अ वन स्टेप क्लियरेंस। ऐसा नहीं कि उनको पिलर टू पोस्ट भगाया जा रहा है कि आपको ये क्लियर करवाना है, ये वो क्लियर करवाना है, नो। तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो ये है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है, देखो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज FRO एंड FRRO। जब भी कोई व्यक्ति जो कि फॉरेनर है वो इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में विजिट करना चाहता है और उसका जो स्टे है वो 180 डेज से ज्यादा है, ऐसे में अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो 180 दिन से कम टाइम के लिए विजिट करना चाहता है, तो उसको इन ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आएगा, वो विजिट करेगा, विजिट करने के बाद अपना काम करके चला जाएगा। हाँ, मगर अगर वो विजिट करता है 180 दिन के टाइम के भीतर ही, मगर उसको कुछ रिसर्च करना है, किसी तरीके का शोध करना है, इन दैट केस ही हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम दिस बोथ द ऑर्गेनाइजेशन FRRO एंड FRO। ठीक है, सो वो तभी होगा कि स्टे जो है वो 180 दिन के अंदर ही हो, मगर रिसर्च का काम हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 180 दिन से ज्यादा उसका स्टे है, इन दैट केस ही हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दीज ऑर्गेनाइजेशन FRRO एंड FRO। ओके, हाँ, इसके अलावा एक और बेनिफिट जो हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दे रखा है वो ये है कि जो भी बेनिफिट्स NRIs के पास अवेलेबल है, सेम बेनिफिट्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रिबेट्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू वेरियस बैंक अकाउंट्स, तो PIO के पास भी वही चीज है। ठीक है, इसके अलावा एक जो डीमेरिट है इन लोगों के पास वो ये है कि अगर इनके बच्चे हमारे जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है जैसे नीट, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। क्या ये हमारी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये इनके थोड़े से डीमेरिट्स हैं। ओके, कमिंग ऑन टू अवर थर्ड कैटेगरी, दैट इज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड डेट है, लिखिए क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950
ऐसे फॉरेनर्स जो इंडियन सिटीजन बनने के एलिजिबल थे, इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1950। तो उनको हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड देने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ ऐसी टेरिटरीज, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी टेरिटरीज का सिटीजन था जो 15/8/1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड है वो दिया है। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड डेट है, इनको याद रखना। 26 जनवरी 1950 विद रिस्पेक्ट टू एक्वायरिंग द सिटीजनशिप एंड 15/8/1947 विद रिस्पेक्ट टू एक्वायरिंग द टेरिटरी। तो ये दोनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द बेनिफिट्स। देखो बेनिफिट्स ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, क्योंकि उसमें क्या वर्ड लिखा है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो एनआरआईज और जो क्या नाम है उसका पीआईओ है ना, उनसे ज्यादा सुपीरियर है। मतलब जब आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर एक बार वीजा मिल जाए तो अगले 15 साल के लिए वीजा उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए क्या है? इनके लिए कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन कम फ्रीक्वेंटली, वो कभी भी आए कभी भी जाए, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। कमिंग ऑन टू द एफआरओ एंड एफआरआरओ रजिस्ट्रेशन, तो देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या था कि अगर आप 180 दिन के भीतर अपनी विजिट को रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मगर 180 दिन के ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा अगर आपको इंडिया में स्टे करना है तो आपको एफआरआरओ और एफआरओ में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर एक और वो है, क्या नाम है, रिक्वायरमेंट, कि अगर उनको किसी भी तरह से किसी रिसर्च वर्क के लिए इंडिया में आना है तो उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कितना ही छोटा उनका स्टे हो। ठीक है, यहां पे भी वही रिक्वायरमेंट है, यहां पे किसी भी तरीके का एफआरओ से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसी तरह से वो रिसर्च के लिए काम करना चाहते हैं तो ऐसे में उनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो ये है कि अगर वो एडॉप्शन करना चाहते हैं तो एडॉप्शन वो कर सकते हैं बिल्कुल। फिर ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं, दे हैव द सेम प्रिविलेजेस लाइक दैट ऑफ एनआरआईज। जैसा पीआईओज के पास है वैसा ही सेम बेनिफिट उनके पास है। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या इनके बच्चे नीट जैसे एग्जाम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, फिर हाँ, जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, बताता हूं आपको। जैसे टैरिफ, अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में रहते जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करना चाहते हैं या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स विजिट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उनको चार्ज किया जाएगा? तो सिंस दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग ओवरसीज, तो इस फ्रेजोलॉजी की वजह से उनको वही टैरिफ पे करना पड़ेगा जैसा हमारे नॉर्मल सिटीजन्स को पे करना होता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, लेट्स रीड इट। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज, exemption from registration with the FRRO and FRO for any length of time in India, same facilities as NRI in economic, financial and educational fields, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी, same rights as NRI for inter-country adoption of Indian children। ठीक है, registered OCI card holder receive the same domestic airfare, जैसे मैंने बताया सेम टैरिफ उनको पे करना है। Registered OCI card holders pay the same entry fee as domestic Indian visitors to visit national parks and wildlife sanctuaries in India. Registered OCI card holders have the same privileges as NRIs regarding entry fees for visiting national monuments, historical sites and museums in India. ठीक है, so I have sufficiently explained. Okay, so guys, this is all about when it comes to the difference between PIO, OCI and NRI. This is perhaps our first video on our present day law series. So ऐसे informative videos हम आने वाले टाइम में लाते रहेंगे. So please keep watching our YouTube channel and keep supporting Bodhi Law Academy. Thank you very much. It's not a game, it's a rich thing.